नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी ये 10वीं क्लास है स्कूल व्याख्याता की। अभी सैटरडे संडे क्लास चल रही है साथियों, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपका वैकेंसी से पहले कोर्स पूरा नहीं करवाऊंगा या ये मेरे ऊपर। आप यदि देखेंगे तो मेरी जो दिनचर्या है वो पूरी व्यस्त रहती है। लगभग सुबह 5 बजे से लगा के रात को 12-1 बजे तक काम करते हैं, फिर भी कुछ काम पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सैटरडे संडे ही सेट हो पाता है। अब न तो इसमें मतलब जो मैटर मैं दे रहा हूं उसमें कमी कर सकता हूं और न इसको ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन स्पीड कब बूस्ट करेंगे? यदि अपन को लगेगा ना, जब भी आपकी वैकेंसी आ जाएगी तो 2 से 4 क्लास करते मुझे समय नहीं लगेगा, फिर उसके हिसाब से अपन इसको बूस्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो जब तक आपके, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर भी आपके बहुत सारा सिलेबस है, तो उसको भी आप साथ में 5 दिन कवर कर सकते हो। 2 दिन फिर मैं ये क्लास देता हूं, उसको हाथों हाथ पढ़ के और हाथों हाथ याद किया जा सकता है। और जहां तक मुझे पता है वो आपको हाथों हाथ क्लास में ही याद भी हो जाएगी। तो इसलिए अभी सैटरडे संडे, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं, मैं देखता हूँ सर टाइमिंग बढ़ा दीजिए, हम फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी ये है वो है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन आप भी मुझे समझे कि मैं किस तरीके से ये क्लासेस दे रहा हूँ। मतलब ये बीच में से समय निकाल कर मैं संडे को एक रेस्ट लेता था सेकंड ग्रेड की क्लासेस देने के अलावा, ताकि सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो सके। लेकिन वो एक रेस्ट भी अब नहीं रहा है, वो आपको मैं क्लास के रूप में दे रहा हूँ। और फिर भी आपके लिए और प्रयास करेंगे, जब भी वैकेंसी आ जाएगी इसकी अपन बूस्ट कर देंगे, लेकिन गुणवत्ता कम नहीं की जाएगी। क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा चीज जो पसंद है वो है गुणवत्ता, और गुणवत्ता कम नहीं की जाएगी। जिस तरीके से क्लासेस आ रही है उसी तरीके से आएगी। टाइमिंग बढ़ा देंगे, चाहे पढ़ने के दिन बढ़ा देंगे। एक और गुड न्यूज आपके लिए ये है साथियों, लगभग मान के चले अभी होली से पहले पहले मेरा इरादा है, होली से पहले पहले अब स्कूल व्याख्याता के जो इतिहास के ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इस विषय की टेस्ट सीरीज आपको मैं दे दूंगा। और ऐसा नहीं है कि आपका लेवल, आप उच्च लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो आपको आपसे कोई भारी भरकम फीस ली जाए या वो, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अपन वही लेंगे जो लागत मूल्य दूसरी टेस्ट सीरीज का रखा है, 51 ही रखेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। और इसके अलावा आपकी जो टेस्ट सीरीज साथियों बन रही है पूरी गुणवत्ता के साथ, और स्पेशल वह व्यक्ति बना रहा है जो स्कूल व्याख्याता में बहुत बढ़िया रैंक से सिलेक्ट हुआ है और इतिहास विषय से ही सिलेक्ट हुआ है, तो उसके उस व्यक्ति के द्वारा यह बनाई जा रही है। तो उसकी गुणवत्ता आप देख सकते हो। और प्रश्न और टेस्ट सीरीज जो है वो पूर्णतः सिलेबस पर आधारित होगी, सिलेबस के अलावा या सिलेबस के इतर उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये लगभग मैं होली से पहले आपके लिए स्कूल व्याख्याता की जो बन रही है उसको अपन लॉन्च कर देंगे, वही टॉपिक वाइज करेंगे ताकि विद्यार्थी अभी से अभ्यास कर सकें। ओवरऑल वाली तो क्या होता है, पूरा सिलेबस कवर करने के बाद में होता है। टॉपिक वाइज में जैसे ही टॉपिक पढ़ा फिर आप अभ्यास कीजिए और बिल्कुल सिलेबस पर आधारित अभ्यास कीजिए। तो वही जो सेकंड ग्रेड और रीट वालों के लिए साइकोलॉजी की और रीट और सेकंड ग्रेड की चलाई है, उसी तरीके से आपके स्कूल व्याख्याता की ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके सामने आ जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब अपन शुरू करते हैं ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ रीट वाले विद्यार्थी, जो रीट L2 SST के विद्यार्थी है और सेकेंड ग्रेड SST के विद्यार्थी है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लासेस अभी जैसे एक पीछे गई है और एक क्लास इसकी इस टॉपिक की, और इसके अलावा ये जो चल रही है और आने वाली 2-3 क्लासें, ये आपके बिल्कुल एज इट इज है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे वंश है, अलग अलग मतलब शासक है, तो वो न तो उनका क्रम याद होता है हमें, न उनके अंदर की चीजें हमें पता चलती कि कौन सी पढ़नी है कौन सी छोड़नी है। तो उसके दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपके लिए बेहतरीन स्लाइड्स बना के लाया हूं और ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। और मैं ट्रिक्स भी दूंगा कि इसमें से कौन सी चीजें कैसे याद करनी है, वो भी आपको ट्रिक्स देने वाला हूं। तो बिना समय को गवाए सीधा ही शुरू करते हैं। चलिए ले लेते हैं, सबसे पहले अपने पेन ले लेते हैं जो अपना, ठीक है रेड कलर ही ठीक है। चलिए साथियों, आज पढ़ने जा रहे हैं अपन, गहड़वाल तो अपन पढ़ चुके, आज पढ़ने जा रहे हैं मालवा के परमार। वैसे देखा जाए तो मालवा से इनकी शाखा स्टार्ट हुई, लेकिन देखा जाए तो राजस्थान में भी यदि देखेंगे तो अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, जालोर में भी थे, फिर ओशिया में भी थे, अपने मतलब बहुत सारे हैं इनके। ठीक है, मालवा इनकी शाखाएं बहुत सारी है परमार वंश की। तो यहाँ पे अपन जो पढ़ रहे हैं वो मालवा के परमार पढ़ रहे हैं, और मालवा के परमार में 2 शासक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एक तो राजा मुंज और एक राजा भोज। तो ये दो अक्षर के 2 शासक हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्या पढ़ना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले ये जो परमार थे साथियों, वो राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। यानी कि ये यदि इसमें देखा जाए ना, ये राजपूत काल में, तो ये कहीं ना कहीं पहले किसी बड़ी शक्ति के अधीन सामंत रहे हैं और उसके बाद में खुद को स्वतंत्र करके इन्होंने राज्य स्टेबलाइज किया है और उसके बाद में ये शासक बने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे परमार जो है, परमार में यदि आप देखेंगे तो आप ध्यान देना कि परमार, ठीक है, और यहां से र से आप सीधा लिंक कर देना कि राष्ट्रकूट। ठीक है, परमार जो थे वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे, राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। तो इनकी जब कोई भी भाई शासन स्थापित होता है तो कोई ना कोई उसका संस्थापक होता है कि सबसे पहले पहल तो कोई करेगा, तब आगे जाकर उसमें फिर वो बढ़ेगा आगे। तो इनमें मालवा के परिवारों में जो संस्थापक था इनका, वो उपेंद्र राज था। इसको कृष्ण राज के नाम से भी जानते थे। ठीक है, उपेंद्र भी मिलेगा, कई जगह लिखा हुआ, सीधा उपेंद्र भी मिलेगा। तो उपेंद्र राज या कृष्ण राज ये जो था, इसने यहाँ पे सबसे पहले इसका संस्थापक माना जाता है परमारों का, मालवा का। ठीक है, अब ये संस्थापक माना जाता है, लेकिन इसने क्या कि राष्ट्रकूटों के अधीन ही इसकी स्थापना करने का प्रयास किया। स्वतंत्र वैसे व्यवस्थित करवाने की यदि बात की जाए तो परमार वंश का वास्तविक संस्थापक साथियों कहा जाए तो हर्ष या सिंहक-द्वितीय, दोनों एक ही व्यक्ति है। ठीक है, सिंहक को ही हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंहक-द्वितीय जिसने खुद को वास्तविक में स्वतंत्र घोषित किया और फिर बाद में ये वास्तविक संस्थापक इनका माना जाता है। तो दो चीज याद रखोगे, एक तो क्या है, इनके अधीन ही इनका संस्थापक यदि कहा जाए, आदि पुरुष कहा जाए तो उपेंद्र राज है, और परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो वो हर्ष या सिंहक है, सिंहक-द्वितीय। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, हर्ष के बाद यानी कि सिंहक के बाद उसका पुत्र वाकपति मुंज, पूरा नाम इसका यह है वाकपति मुंज। वाकपति मुंज ये जो है शासक बनता है, और मुंज को अपन व्यवस्थित रूप से पढ़ना है। मुंज जो था कवि मित्र भी था, बहुत सारे इसके दरबारी विद्वान बहुत सारे थे, मुंसर वगैरह, मतलब बहुत है, मुंसर झील वगैरह बनवाई इसने। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें मुंज की उपाधियां। ठीक है, उपाधियों में आता है, इसे कहा गया उत्पल राज। ठीक है, पृथ्वी वल्लभ, त्रिवल्लभ और अमोघ वर्ष। हालांकि ये जो उपाधियां है ना, ये ऐसी उपाधियां आपको कई सारी उपाधियां राष्ट्रकूट शासकों की देखने को मिलेगी। ठीक है, अब राष्ट्रकूटों की क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि अब देखो वापस ध्यान देना कि ये किसके सामंत थे, राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे, तो वहां से कहीं ना कहीं प्रेरित हुए हैं। ठीक है, तो उनके जैसा काम करने के प्रयास तो करेंगे, तो उनके जैसी जैसी उपाधियां, राष्ट्रकूटों के भांति उपाधियां जो ग्रहण की वो मुंज ने की, जिसमें उत्पल राज, श्रीवल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष इसकी उपाधियां थी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, चार है, उत्पल राज, श्रीवल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष। ये उपाधियां किसकी है, मुंज की है। ठीक है साथियों, अब देखो मुंज के समय के दरबारी विद्वान, अब दरबारी विद्वान के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे रचनाएं भी इनकी दी है। इन रचनाओं को आपको याद करना अनिवार्य है, क्योंकि कई बार ये रचनाएं पूछी जाती है। ठीक है ना, तो ये रचनाएं आपको साथ में याद करनी है। धनंजय की 10 रूपक, धनंजय की 10 रूपक, धनिक की यशो रूपावलोक, जसो रूपावलोक भी लिखा हुआ मिल सकता है, यश कह दो जस कह दो एक ही बात। ठीक है ना, तो धनिक की यशो रूपावलोक, धनंजय की 10 रूपक। ठीक है, धनंजय की, देखो धनंजय के अंदर कहीं भी कोई मात्रा ऊपर नहीं है, सिर्फ इस बिंदी को छोड़ दिया जाए। ठीक है ना, और 10 रूपक के अंदर भी कहीं कोई मात्रा नहीं है। यदि आप देखोगे धनिक के ऊपर एक मात्रा लग रही है ई की, तो यशो रूपक में भी ऊपर की तरफ मात्राएं लग रही है। ये क्या होता है, क्यों धनिक और धनंजय कैसे नाम है, समान दिखने वाले नाम है। तो हमारा कंफ्यूजन अक्सर होगा तो किसमें होगा, जहां पे कोई ना कोई समानता दिखेगी उसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन जो है दो चीजों के बीच में होता है, तो दो चीजों में से जो अंतर करने का तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब देखो पद्मगुप्त की नव सहसांक चरित, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारी जानकारियां मिलती है परमार वंश से संबंधित। तो पद्मगुप्त की नव सहसांक चरित, ये भी इसके दरबार में था मुंज के। इसके अलावा हलायुद्ध की मृत संजीवनी, ये मृत संजीवनी जो है ये एक तरह की टीका है, टीका रचना है। ठीक है ना, टीका। फिर इसके अलावा ये शोभन, अमित गति, महासेन, ये भी इनके दरबारी विद्वान थे, ये भी इनके दरबार में थे। अब ये देखो इतने सारे दरबारी, यानी कि इतनी सारी रचनाएं इन्होंने दरबारियों ने लिखी है,
तो किसी ने ग्रंथ लिखे हैं, किसी ने काव्य लिखे हैं, तो बहुत सारे। तो ये एक तरह से ये इसलिए इन इतने विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण ये कवि मित्र कहलाया। क्या कहलाया? कवि मित्र कहलाया, क्योंकि इतने सारे दरबारी विद्वानों का आश्रयदाता था। फिर भोज के पढ़ेंगे ना आगे, तो भोज जो है कवि राज कहलाएगा। कवि राज क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसकी खुद की रचनाएं इतनी है, वो खुद ही इतनी लिखता था, तो कवि राज कहलाता था। अब खुद कवि का राजा, कवियों का राजा है यूं कह दो। और ये कवि मित्र है कि इतने सारे मित्र इनके जो दरबारी कवि है। तो ध्यान रखना, धनंजय 10 रूपक, धनिक यशो रूपावलोक, पद्मगुप्त, नैवशेषाण चरित, हलायुध, मृत संजीवनी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। और इसकी उपाधियां आ गई यहाँ पे, और ये क्रम है इसका। हालांकि इसके अंदर कोई ट्रिक की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि उपेंद्र से शुरू करना है। देखो सिंपल सिंपल बताऊं आपको, इसमें 2-3 शासक ही याद करने हैं। उपेंद्र तो आपको याद करना ही है कि संस्थापक है। ठीक है, उपेंद्र से शुरू कर दिया। फिर हर्ष या सिंह, ये वास्तविक संस्थापक, एक ही लाइन याद करनी है खाली, ये याद है। इसके बाद में मुंज, और मुंज के बाद में आपको सीधा सीधा एक बीच में शासक और आएगा, और सीधा सीधा भोज, यानी कि 3-4 शासक ही है। तो यहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता ज्यादा पड़नी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। जहां पे ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी वहां मैं आपको ट्रिक जरूर दूंगा, आपके कहने का काम ही नहीं है। देखो साथियों, कल्याणी के चालुक्य नरेश तैलपदित्य को मुंज ने 6 बार हराया। जो कल्याणी का चालुक्य था ना, तैलपदित्य, इसको 6 बार हराया। किसने? मुंज ने। लेकिन एक बार, 7वीं बार ये पराजित हुआ। कौन? मुंज पराजित हुआ। तो मुंज को क्या किया? बंदी बना दिया, बंदी बनाकर डाल दिया जेल में। अब जेल में इसकी तैलपदित्य की एक बहन थी, तैलपदित्य की बहन थी या बहन ही थी। ठीक है, तैलपदित्य की बहन थी मृणालवती। ठीक है, ये देखो मृणालवती। इस मृणालवती से इसको प्रेम हो गया। बहन थी या पुत्री थी, ये मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है मुझे, मैं कंफर्म करके टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको कि ये शायद इसकी पुत्री थी। ठीक है ना, तो ये मृणालवती जो थी यहाँ की राजकुमारी थी कुल मिला के। ठीक है, तो मृणालवती से इसे प्रेम हो गया, और मृणालवती ने इसको मरवा दिया, धोखे से मरवाया। देखो प्रेम में धोखा। हालांकि प्रेम तो लव मैरिज वाला तो बहुत कम ही सक्सेस हुआ है। बाकी कई जना के प्रेम करने के बाद विवाह करना चाहिए, कई जना के विवाह के बाद में प्रेम अपने आप हो जाता है, और विवाह के बाद में प्रेम करना मजबूरी भी है, करना भी जरूरी है। अरे पानी में रह के मगरू बैर थोड़ी करी जा रहे, जरूरी है, बात कहीं है, करना ही चाहिए। और वैसे जो है देखो, प्रेम यदि वास्तविक करना है तो प्रेम कीजिए पुस्तकों से, अपने लक्ष्य से, तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। बाकी हुना प्रेम हो कोई मतलब है कौन, देखो या मुंजरे भी कोई मतलब कौन निकली हो। ठीक है, तो आप इसमें कैसे याद रखोगे? मुंज की प्रेमिका थी मृणालवती, मुंज की प्रेमिका थी मृणालवती। ये अपना तो वही तरीका है, देखो म से मुंज, ठीक है, और म से मृणालवती, ये रहा म से मृणालवती, म से मुंज। ठीक है, तो मृणालवती के कारण ये मृत्यु की भेंट चढ़ा था। ठीक है, अब देखो मुंज के बाद सिंधुराज, सिंधुराज, और इसके बाद यशस्वी शासक भोजराज राजा बना। अब सिंधुराज जो था इसका भाई था। ठीक है, सिंधुराज इसका भाई था और ये शासक बना। सिंधुराज के बारे में ही वर्णन अधिकांश, सिंधुराज के ऊपर, जीवनी के ऊपर ही लिखी गई रचना है नवशशांक चरित। ठीक है ना, पद्मगुप्त की लिखी हुई, वो इसी के ऊपर लिखी हुई। तो ये एक बीच में हालांकि कमजोर शासक नहीं था, शक्तिशाली ही था, लेकिन उसके बाद में भोजराज बना, और ये मुख्य तौर पे अपन को पढ़ना है। ठीक है ना, तो अब देखो भोजराज के बारे में। भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय शासक था। ठीक है ना, शक्तिशाली होना और लोकप्रिय होना दोनों अलग अलग बातें होती है, लेकिन ये शक्तिशाली के साथ साथ लोकप्रिय शासक भी था। भोज ने उज्जैन के स्थान पर धारा या धार, ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर है जो, ठीक है, धारा या धार को राजधानी बनाया। क्षिप्रा नदी के तट पर, ये वही क्षिप्रा नदी है जहां पे राठौड़ों का यूलिसिस कहे जाने वाला दुर्गादास की छतरी बनी हुई है, और दुर्गादास को यहाँ पे मृत्यु का वर्ण किया था दुर्गादास ने यहाँ पे, ये वही क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है ना, तो धार को राजधानी बनाया। धार के परमार भी कहलाते हैं, मालवा के परमार कहलाते हैं। ठीक है ना, इनका जो क्षेत्र रहा था साथियों, वो एमपी, थोड़ा सा यूपी, थोड़ा सा बिहार, वर्तमान की स्थिति देखी जाए, क्योंकि सीमाएं तो बाद में निर्धारित हुई है, अभी वर्तमान वाली तो, लेकिन उस समय ये जो क्षेत्र था विस्तृत था, तो ये वो वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है,
भोज ने चालुक्यों को पराजित किया, लेकिन चंदेल शासकों से पराजित हुआ। और चंदेल में भी कौन? विद्याधर से पराजित हुआ था। विद्याधर से, देखो इतना विद्वान शक्तिशाली होते हुए भी हार जीत चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे चालुक्य शासक भी पावरफुल थे, तो चालुक्यों को पराजित किया, लेकिन यहाँ पे ये विद्याधर से पराजित हो गया था। अभी पढ़ेंगे आप विद्याधर के बारे में भी, ठीक है। भोज द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ स्वयं भोज ने जो लिखे हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे दिए, इसके अलावा भी उसने बहुत लिखे हैं, मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो वाले दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सम्रांगण सूत्रधार, ठीक है, सम्रांगण सूत्रधर भी कह सकते हो, सूत्रधार कह सकते हो, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, शब्दानुशासन, बहुत सारे, इतने सारे लिखे हुए हैं। उसमें से देखो, यदि मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊं, सम्रांगण सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु, शब्दानुशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। सरस्वती कंठाभरण ये भी पूछा जाता है। तो ये राजा भोज की रचनाएं हैं। इसमें से सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु जो है स्थापत्य कला पर आधारित ग्रंथ है, ठीक है ना। युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार ये स्थापत्य कला पर आधारित है, बाकी भी इसकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और राजा भोज की रचनाएं अक्सर पूछी जाती है। शब्दानुशासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है कि नहीं, हाँ ये रहा, शब्दानुशासन भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भोज की। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अरे बे वाला ही भोज है, ठीक है। गंगू तेली मतलब भोज के समय यूं है कि आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध थे ये, तो ये कहा जाता था कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये वाली बात है, ठीक है ना। गंगू तेली तो हम जो ना तेल वेल काट लो जो काम करे, ठीक। हालांकि आजकल परीक्षा भी तेल काट दियो है, तो यह परीक्षा भी तेलियों कम कौन है, ठीक है। तो शब्दानुशासन और ये सारी चीजें ध्यान रखना राजा भोज की। चलिए अभी तो और पढ़ना है भोज के बारे में। ये देखिए भोज के जो दरबारी विद्वान है, अब भोज की खुद की रचनाएं तो पढ़ ली, लेकिन इसके भी दरबारी विद्वान तो थे इसके समय। तो इसके समय जो दरबारी विद्वान थे उसमें दामोदर मिश्र, भास्कर भट्ट और धनपाल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो कोई भी जब यशस्वी शासक है तो वो कुछ न कुछ निर्माण जरूर करवाता है। तो भोज ने भी देखो निर्माण करवाया, इसने भोजसर झील का निर्माण करवाया, भोजपुर प्रदेश यानी कि शहर का नगर बसाया, और भोजशाला नाम से संस्कृत महाविद्यालय बनवाया। भोजशाला नाम से संस्कृत महाविद्यालय, प्रश्न कैसे आता है पता है कि भोज द्वारा बनवाया गया भोजशाला क्या है, ठीक है। भोजशाला क्या है, खाना खाने का कोई वो है कि कोई पढ़ने की जगह है, विद्यालय है, इस तरीके से ऑप्शन दे देता है। एग्जामिनर बहुत चालाक है, तो चालाक खोपड़ी, ये ध्यान रखना कि भोजशाला जो है वो संस्कृत महाविद्यालय है। वैसे शाला से आपको पता चल जाएगा कि मैं झुकेगा नहीं शाला, वो वाला कौन है, शाला से पता चल जाएगा कि ये कोई विद्यालय है, तो फिर महाविद्यालय है, क्योंकि भोज कैसा था, महान था, तो ये महाविद्यालय है, ठीक है। भोजशाला वाग्देवी, भोजशाला के अंदर, भोजशाला में वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। और ये वाग्देवी की जो प्रतिमा है साथियों, वर्तमान में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वही इसके अंदर यही वाग्देवी की प्रतिमा का चित्र मिलता है, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित है, ज्ञानपीठ से, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। तो ये भोजशाला के अंदर जो प्रतिमा स्थापित है वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। भोज की एक विदुषी रानी थी, ऐसा देखो रानियां तो खूब होती है, लेकिन कोई विद्वान व कोई विदुषी व ना बाने ही ध्यान रखी देख, विदुषी रानी थी जो इसका समय समय पर साथ देती थी बहुत अच्छी तरीके से, और काफी सारे रचनाओं के अंदर भी सहयोग करती थी। उसका नाम था अरुंधति, ठीक है। तो भोज की विदुषी रानी जो थी उसका नाम क्या था, अरुंधति। भोज का समय आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता था। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया, कहावत कही जाती है ना लोकोक्ति कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वो यही है कि भाई आर्थिक इतने समृद्ध थे तो राजा भोज के बारे में कहा जाता वो इतने समृद्ध, और ये वाली ऐसे चल पड़ी थी। तो यहाँ पे देखो अपन ने उपेंद्र राज से शुरू करके सिंहक द्वितीय से शुरू करके मुंज, और मुंज से फिर आए भोज पर, और इस तरीके से मालवा के परमार अपन ने पूरे पढ़े हैं, ठीक है ना साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे तो वागड़ के परमार भी है, ठीक है, आपको बताया राजस्थान के अंदर भी परमारों की शाखा, जालोर के परमार भी है, ये सारे हैं। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, मालवा के परमार, इसलिए अपन ने मालवा के परमार पढ़े हैं, ठीक है साथियों। धार जो है, धारा इनकी वो थी राजधानी, ठीक। तो ये आपके लगभग परमारों का
टॉपिक पूरा हो गया। और अब चलते हैं अपन जैजाक भुक्ति। जैजा के नाम पर नाम पड़ा जैजाक भुक्ति, आधुनिक बुंदेलखंड। ठीक है, अब देखो 831, ये 31 है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मेरी क्या है लिखावट ऐसी है। 831 में बुंदेलखंड में नन्नुक द्वारा स्थापित। देखो संस्थापक जो है ना वो तो याद करना पड़ी, और संस्थापक जब याद हुगो तो आपरे वास्ते एक ट्रिक बहुत ही कारगर सिद्ध हुएगा। क्या करना है, एक ट्रिक है नए ढंग विपर, नए ढंग विपर, नए ढंग विपर, ये याद कर लिया। अब नए यानी कि नन्नुक से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपके कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो इसको अपन करते हैं डिस्क्राइब। चलिए, नए से आ जाएगा, सबसे पहले तो आपके आ गया नन्नुक, ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहां य से आ जाएगा आपके यशोवर्मन, यशोवर्मन, खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया है यशोवर्मन। फिर ध से आ जाएगा धंग, धंग, और धंग के बाद में एक शासक बना गण, ठीक है, तो यहां से धंग और यहां से गण आ जाएगा, और उसके बाद में यहां पे एक शासक आएगा विद्याधर, विद्याधर, और फिर आ जाएगा यहां पर से आपके आ जाएगा परमर्दी देव, परमर्दी देव, ये वही परमर्दी देव है आला उदल वाला, महोबा के युद्ध वाला। साथियों मैं आपको वास्तव में विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये ट्रिक का खेल सिर्फ ऐसे ही नहीं होता, ये ट्रिक मतलब आपको वास्तव में पढ़ना इतना आसान करवा देती है। और अपनी आने वाली जितनी पुस्तकें हैं, वन लाइनर है चाहे रिवीजन बूस्टर है, सभी के अंदर आपको ये ट्रिक्स समाहित मिलेगी और बेहतर तरीके से मिलेगी। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और जिन जिन प्रोजेक्ट पे काम करता हूं उसके अंदर जान जरूर डाल दूंगा। ये एक नई क्रांति होगी और हर विद्यार्थी के हाथ में वो पुस्तक होगी, इतना विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि उसको क्वालिटी ही वैसी आने वाली है। होली के आसपास अपन सेकंड ग्रेड की वन लाइनर लॉन्च करने वाले हैं, पहला पार्ट, उसको देखकर ही आपको अनुमान लग जाएगा कि उसके अंदर मेहनत कितनी की गई है और वो परीक्षा वर्तमान परीक्षा पद्धति पर कितनी आधारित है, और कोई अनावश्यक बातें नहीं, सीधी सीधी परीक्षा पद्धति को फॉलो करने वाली पुस्तक जो होती है वो आपको मिलेगी। और लगातार आपके लिए और निरंतर आगे भी प्रयासरत है। तो जैसे जैसे जो जो प्रोजेक्ट तैयार होते जाएंगे आपको बता दिए जाएंगे और आप खुद देखें। पहले सबसे पहले ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और जाके कि हाँ भाई गौरव सर की किताब है हमने कह दिया उन्होंने लेनी, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप बुक सेलर के पास जाए, 10 मिनट उसके पास लेकर के मुझे एक बार देखने दीजिए कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। यदि मेरे लायक है और यदि लगता है कि हाँ वास्तव में ये चीज तो वास्तव में है लेने लायक, तब जाकर डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ भाई साहब ये किताब मुझे दे दो। वैसे हमेशा शॉर्ट रहने वाली जो किताब होती है वो साबित होने वाली है। देखें, जब इतना कहा है तो उसके अंदर कुछ तो होगा, देखें। चलिए, तो ये जो है साथियों नोट कर लेना। वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो उसके बाद में आप इसको नोट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है नए ढंग विपद। जैसे ही ट्रिक याद करोगे ना, फिर शासक जो है और शासकों के काम जो है किए हुए वो बीच में अपने आप ही याद होने लगेंगे और ये बेहतर तरीका है पढ़ने का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं अपन इनके बारे में डिटेल कि इनके अंदर क्या क्या चीजें याद करनी है। सबसे पहले साथियों ध्यान देना कि चंदेल स्वतंत्र होने से पूर्व प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहारों से क्या मतलब है? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार एक बहुत पावरफुल शासक थी। जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ना, तो उसमें अंततः विजय जो हुए थे वह गुर्जर प्रतिहार ही हुए थे, तो बहुत पावरफुल थे। तो गुर्जर प्रतिहार, चंदेल जो है वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रथम स्वतंत्र शासक यदि कहा जाए इसके अंदर तो वो आपके यशोवर्मन था, यानी कि प्रथम स्वतंत्र शासक। और यशोवर्मन का यश भी बहुत था, यानी कि प्रसिद्ध था, शक्तिशाली था, ठीक है। इनकी राजधानी यदि देखी जाए साथियों तो खजुराहो थी, लेकिन खजुराहो से पहले इनकी राजधानी कलिंजर में भी स्थापित की गई थी, ठीक है। वही दुर्ग है जिस पर शेरशाह विजय पाने के चक्कर में शेरशाह मारा गया था, शेरशाह सूरी। तो ये कलिंजर है, पहले थी इससे पहले, लेकिन खजुराहो जो थी मुख्यतः जानी जाती है। अब देखो यशोवर्मन को पढ़ते हैं। यशोवर्मन का उपनाम लक्ष्मण वर्मन भी था, यानी लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी इसे जाना जाता था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था अपने इनका चंदेल वंश का, ठीक है। खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया यशोवर्मन ने, खजुराहो का और बहुत प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और प्रतिहार देवपाल, देवपाल प्रतिहार जो था ना
उसे मजबूर कर दिया था यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित करनी थी वो देने के लिए यहाँ पे मजबूर कर दिया था। तो प्रतिहार देवपाल को उसमें स्थापना हेतु मूर्ति देने के लिए विवश कर दिया था। ये इतना शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। विष्णु मंदिर बनवाया है। अब खजुराहो के बारे में कई लोगों को, हालांकि मैंने सेकंड ग्रेड की क्लास में मंदिर पढ़ा है उसमें स्पष्ट कर दिया था। खजुराहो के बारे में कई लोगों के बारे में मत ये रहते हैं कि खजुराहो कोई एक मंदिर है। मतलब सभी को पता है लगभग कि वहां पे जो है नग्न मूर्तियां है, रति क्रिया में लीन मूर्तियां है दिखाई गई है, जो संभोग करते हुए मूर्तियां हैं वो दिखाई गई है, और इसलिए ये विश्व विख्यात है। और ऐसे कहीं भी कोई मूर्तियों की कलाकृति देखने को मिलती है तो उसकी तुलना खजुराहो से की जाती है। जैसे राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो, ये सारे तुलना की जाती है। लेकिन खजुराहो कोई एक मंदिर नहीं है साथियों, खजुराहो मंदिरों का एक समूह है। और जहां जहां पे ये तुलना की जाती है ना, वहां पे भी मंदिरों का समूह होता है। जैसे किराड़ू के अंदर 5 मंदिर है बताए थे, यहाँ पे खजुराहो के अंदर 85 मंदिरों का समूह है, 85, ठीक है। तो ये मतलब एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कह सकते हो आप, वो है यहाँ पे। तो उसमें से एक मंदिर विष्णु मंदिर यशोवर्मन ने बनवाया, ठीक है। जानकारी काम की है ना, ध्यान है रे काम रही है। यशोवर्मन के बाद देखो, यशोवर्मन के बाद इसका पुत्र धंगदेव शासक बना, ठीक है ना। ये धंगदेव बहुत पावरफुल था। ओ बेटा उस्ताद है धंगदेव भी, हम थोड़ी सी यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। धंगदेव शासक बना, ठीक है। अब देखो वो ट्रिक आपके काम आ गई, नए धंग, ठीक है। नए यानी कि नन्नू, फिर यशोवर्मन बना, फिर धंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसने राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थापित की। तो अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि इससे पहले राजधानी कहां थी, कालिंजर थी। कालिंजर से कहां स्थापित कर दी, खजुराहो के अंदर। अब देखो 999 ईस्वी में खजुराहो में कंदरिया शिव मंदिर या कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने, भाई साहब धंग जी करवाए हुए हैं, ठीक है। धंग ने करवाया है कंदरिया महादेव, ठीक है। कंधंग ऐसे याद रखना, कंधंग, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है। विष्णु मंदिर का यशोवर्मन ने करवाया है। कंधंग कंदरिया का इन्होंने, कंदरिया महादेव भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा धंग ने खजुराहो में और मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जिसकी ट्रिक है वेवाई जी। अब मारवाड़ी और राजस्थानी जी को समझा है, पर ध्यान है कि वेवाई जी कौन है, हिंदी में यदि कहा जाए तो समधी, ठीक है। समधी समधन, वैसे कोई लेना देना नहीं है वेवाई जी का यहाँ पे, लेकिन यहाँ ट्रिक है ये वेवाई जी। अब देखो वेवाई जी यार समधी समधन, मतलब जहां पे ये समधी और समधन और वगैरह होते हैं वहां थोड़ी सी हंसी मजाक वगैरह देखो हो जाती है, ठीक है। एक वो की पिक्चर है ना, बिंबा गीत है वो कि गाने बैठे गाना सामदे समधी है, के सामने समधन है, ऐसा ही कोई है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। तो वो वाली समधन समधी, ठीक है। और मारवाड़ में तो है वेवैया वाला मजा घना ही लेवे है, मतलब ब्याह शादी वह नहीं, वेवाणिया मतलब वेवाणिया देखो है आमने सामने वेवाणिया भेली बहन जने घनी कूदा फादी और मतलब बहुत मजा लेवे, हंसी मजाक वगैरह। तो वेवाई जी याद रखें। वेवाई जी में अब कैसे याद रखना है, सबसे पहले यदि यहाँ पे लेते हैं अपन तो वैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। खजुराहो में और धंग द्वारा बनवाए हुए जो मंदिर है वो, फिर इस वही से लेना है आपको विश्वनाथ मंदिर, और इस जी से लेना है आपको जीननाथ मंदिर। बस इतो ही करना है। वैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जीननाथ मंदिर धंग ने बनवाए, खजुराहो के अंदर बनवाए हैं। तो ये मंदिर भी आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें से कोई कैसा भी प्रश्न आ जाए, आपके लिए कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, आपके लिए ये बहुत आसान हो गया है। आगे बढ़े, ठीक। आज की जो स्लाइड्स है इसमें चित्रों की आवश्यकता ज्यादा है नहीं। वैसे जो मंदिर वगैरह अपन पढ़ते हैं ना, जैसे राजस्थान के उसमें पढ़ा है सेकंड ग्रेड के अंदर, तो दुर्ग मंदिर, उसमें जो है चित्रों की आवश्यकता रहती है, तो वहां पे समाहित करता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रिक्स वगैरह जो चाहिए वो बताएं, और बेहतरीन नोट्स कैसे बनने चाहिए वो, और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं धंग के दरबारी विद्वान। अब देखो धंग इतना पावरफुल था तो दरबारी विद्वान तो होंगे। तो एक तो इसके दरबारी विद्वान में एक न्यायाधीश था जिसका नाम था भट्ट यशोधर, ठीक है, भट्ट यशोधर। और एक मंत्री था इसका प्रभास, ठीक है। प्रभास, वो बाहुबली वाला कौन है, वो दूजो है, ठीक है, प्रभास मंत्री था प्रभास।
पंजाब के शाही शासक जयपाल का साथ दिया। अब जयपाल का साथ क्यों दिया? उस समय है ना ये अपने गजनवी जो थे यहाँ पे, मतलब कह सकते हो आपकी सुबुक्तगीन जो उस समय पावरफुल था, तो सुबुक्तगीन वहां से जो आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, तो इन्होंने शाही शासकों ने एक संघ बनाया यहाँ के राजाओं ने उसका विरोध करने के लिए। उस विरोध करने के लिए जो संघ बनाया था उसके अंदर इन्होंने भी साथ दिया था। उस समय कौन था? जयपाल था। ठीक है, तो आपको मैं एक शब्द देता हूं, आप इसको याद रखना, धनंजय। ठीक है, यानी कि धंग ने साथ दिया किसका? जयपाल का। ये ट्रिक यहाँ पे क्यों याद करनी है? क्योंकि इसके बाद में गंड आएगा और वो भी आनंदपाल का साथ देगा। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, अभी बताता हूं आपको, वो आनंदपाल का साथ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक याद रख लोगे धनंजय कि धंग ने जयपाल का साथ दिया था, तो उसमें कहीं भी आपको ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अंत में इसने क्या किया कि प्रयाग के वहां पे गंगा यमुना के संगम पर समाधि ले ली, जल समाधि। ठीक है, जल समाधि ले ली, पूजा वूजा की पहले भगवान की और उसके बाद में जल समाधि ले ली। तो यह भी एक फैक्ट है। अब देखो, धंग के बाद में गण शासक बना और गण ने जो है शाही शासक आनंदपाल का साथ दिया था। बस इतना ही याद रखना है कि गण ने आनंदपाल का साथ दिया था। इसके बाद में कौरव शासक आता है विद्याधर, जिसके बारे में अभी अपन पढ़ के आए हैं आगे कि उसने वहां पे हराया था उसको। ठीक है, अब देखो, एकमात्र भारतीय शासक जिसने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक सामना किया, सफलतापूर्वक विरोध किया, कितना पावरफुल होगा आप समझ सकते हो। एकमात्र भारतीय शासक जिसने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध किया था वो विद्याधर था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश का साथियों जो अंतिम शासक था वो परमर्दी देव था। ठीक है, परमर्दी देव। अब अपन ने देखो ट्रिक को याद करो वापस, नए धंग विपर, विद्याधर के बाद परमर्दी देव। परमर्दी देव यहाँ का अंतिम पावरफुल अंतिम शासक हुआ। इसके समय पृथ्वीराज चौहान से महोबा का युद्ध हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के समय महोबा का युद्ध हुआ था और ये हुआ था आपके 1182 के अंदर, क्योंकि 1191 के और 92 के अंदर तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ है, 1182 के अंदर यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में बताते हैं, इस युद्ध से पहले इसके एक पावरफुल सेनापति थे जिनका नाम था आहला और उदल। आहला और उदल। अब आहला और उदल इससे किसी बात पर नाराज होकर यहां से छोड़कर चले गए थे, बहुत पावरफुल थे, इनकी योग्यता पर शंका की थी परमर्दी देव ने, तो ये यहां से नाराज होकर चले गए थे। लेकिन पृथ्वीराज का जब आक्रमण हुआ तो इन आहला उदल को लगा कि हमारी जरूरत है हमारे राज्य को, राजा चाहे हमारे बारे में कुछ भी सोचे, तो ये वहां से आ गए थे और बहुत बेहतर तरीके से युद्ध किया था। हालांकि अंत में जो है वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन बहुत बहादुरी से लड़े, तो इनकी वीरता के रूप में आज भी बुंदेलखंड के अंदर गीत गाए जाते हैं। तो ये आला उदल इस युद्ध की मुख्य भूमिका के अंदर थे। ठीक है, अंत में क्या किया कि इसने परमर्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की, तो इसका एक मंत्री था अजय देव, उसे बहुत बुरा लगा, उसको बहुत खराब लगा, तो उसने क्या किया कि उसने इसकी हत्या कर दी। तो अंत में इसके मंत्री ने इसकी हत्या कर दी, किस लिए? क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों ये ध्यान रखना कि चंदेलों की जानकारी जो मिलती है वो आपको प्रबोध चंद्रोदय, आहला खंड, प्रबंध कोश और पृथ्वीराज रासो, इन सब से आपको मिलती है। जैसे प्रबंध कोश राजशेखर ने लिखी थी और पृथ्वीराज रासो आपको पता है किसने? चंद्रबरदाई ने लिखी। पूरा किसने किया? जलहन ने किया। एक पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय में लड़के कंफ्यूज होते हैं। पृथ्वीराज विजय जो लिखी है वो जयानक ने लिखी है। कैसे याद रखोगे? विजय के अंदर ही जयानक का जय जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है। तो इस तरीके से इनसे तो मिलती है आपको जानकारियां, और इसके अलावा ये सारी चीजें आपको साथियों याद रखनी है। और ये है बेहतरीन नोट्स मेकिंग पैटर्न आपके लिए, और आपको ये मतलब याद हो जाती है चीजें। अब देखो ये पूरी क्रम से लिखा है मैंने, ठीक है, और क्रम से आपको समझाया भी है कि किसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से। अब आप कितना याद कर पाते हैं और आप कितने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। मैंने मेरा कर्म किया, अब आपका कर्म शुरू हो गया है। ठीक है ना, तो बेहतरीन तरीके से पढ़े। अपन कल और बेहतरीन क्लास लेके आएंगे। इसके आगे के जो और शासक पढ़ने हैं, जैसे आपके एक तो चालुक्य पढ़ने हैं, फिर कश्मीर वाले वो है वो पढ़ने हैं,
तो उनके अंदर भी आपको बहुत सारी ट्रिक्स देने वाला हूं। जैसे चालुक्यों की ट्रिक है मुबिक जकू अमुबिक, ठीक है। और ये बताऊंगा कल, आप चिंता न करें। ये सारी ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है, लोस साविबल वगैरह छोटी छोटी, जिसके अंदर आपको शासक याद हो जाएंगे। मतलब मान लो कि 7 से 8 ट्रिक याद कर लोगे तो ये सारे के सारे आपको क्रम से शासक याद होंगे, और क्रम से याद होने के बाद आपको इसमें कहीं कोई मतलब शंका जैसी बात नहीं लगेगी। और आपके इस टॉपिक पर, ये जो एक कठिन टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसमें बिखरा हुआ मटेरियल है पूरा, उस पे एक बहुत मजबूत पकड़ बनने वाली है। तो मिलते हैं साथियों अब अगली क्लास में। आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो चिंता न करें। और वैसे मैं मूवमेंट करता रहता हूं, तो एक तरफ का आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे आप लिख दें, ठीक है। आज भी क्या धुंधला हो गया था क्या? मैनुअल का याद ही नहीं आता, दिमाग में इतनी सारी चीजें रहती है कि वीडियो को, कैमरे को मैनुअल पे करना मैं भूल जाता हूँ। वैसे आप दिख रहा क्लियर ही है, कोई दिक्कत होगी नहीं। और इसके अलावा पीडीएफ आपको समय पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।